हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प स्पीसीज में। आइए देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 8 की चौथा नंबर चैप्टर 8 क्लास की चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 3 तक कवर करवा दी है। इससे पहले क्लास 6, 7 इसका हिस्ट्री कवर करवा दी है। आप लोग देख लीजिएगा, पहले हिस्ट्री कवर करवाएंगे। अभी 8 का हिस्ट्री चल रहा है। पहले हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऐसे करके सीरियल बाई कवर करवाते चलेंगे। तो चैप्टर नंबर 4 में क्या है? आदिवासी दिकु, एक स्वर्णिम युग की कल्पना। आदिवासी दिकु और एक स्वर्णिम युग की कल्पना। दिकु मतलब यहाँ पर समझेंगे जो आउटसाइडर होता है, जो उस जगह के बाहरी हो। मान लो कोई विलेज है, कोई गांव है, उस गांव में बहुत पूर्वज से आदमी सब रह रहे हो और कोई बाहरी आदमी यहाँ पर आ गया, उसको दिकु कहा जाता था। दिकु मतलब बाहरी आदमी। अब थोड़ा सा यहाँ देखते हैं। 1895 ईस्वी में बिरसा नाम की एक आदमी को झारखंड के छोटा नागपुर के जंगलों और गाँव में घूमते देखा गया था। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियाँ हैं, वह सारी बीमारियों को दूर कर सकता है, अनाजों की छोटी ढेर को कई गुना बड़ा कर देता है। बिरसा खुद को ऐलान कर दिया था कि वो उसे भगवान ने भेजा है लोगों की रक्षा करने के लिए, उनको दिकुओं की गुलामी से आज़ादी करने। दिकुओं मतलब बाहरी लोग, गुलामी से आज़ादी करने के लिए। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे और उसे भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्या दूर करने आया है। बिरसा का जन्म मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता था। बिरसा के समर्थकों के इलाकों एक दूसरे आदिवासी, संथाल और उमराव भी शामिल थे। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों, अंग्रेजी शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी। आजीविका खतरे में थी, धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था जिन्हें दिकु कहा जा रहा था? वे बाहरी लोग कौन थे? तो ये सब क्वेश्चन के साथ देखते आगे। उनके इलाका में लोगों को गुलाम कैसे बना लिया जाता था? अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? ये सब थोड़ा सा क्वेश्चन है, देखते हैं। आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था और इस अध्याय में ये सब कुछ सवालों पर विचार करेंगे। पहले साल अपने आदिवासी समाज के बारे में पढ़े हैं। पिछले साल जो 7वां क्लास में आदिवासी किस तरह थे, कैसे थे। ज़्यादातर कबीलों के रीति रिवाज में रस्मों, ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों के से बहुत अलग थलग इसकी रस्में थी, रीति रिवाज थी। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद नहीं था जो जाति आधारित समाज में दिखाई देते थे। जो आदिवासी में था, क्या यहाँ पर जाति पाति नहीं था जैसे अभी के हिंदू समाज में या अदर समाज में था जाति पाति, ब्राह्मण समाज में था जाति पाति। आदिवासी में जाति समाज पाति नहीं था। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब और बंधनों में बंधे होते थे, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं था कि आदिवासी के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। जनजातीय समूह किस तरह जीते थे, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। विभिन्न देश 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। कुछ झूम की खेती करते थे। झूम की खेती का मतलब होता है कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसको कहते हैं एग्रीकल्चर। मतलब मान लो ये ज़मीन है, यहाँ पर पेड़ है, बहुत सारे जंगल है। क्या करते थे? जंगल की सफाई करते थे। जंगल की सफाई करके यहाँ भूमि उपजाऊ लायक बना दिया। यहाँ पर खेती कर लिया। खेती करने के बाद मान लो बारिश कम हुआ या किसी चीज़ की कमी हुआ, तो ये सब एक जगह ठीक कर नहीं रहते थे। यहाँ पर अनाज की कमी हुआ, फसल कम हो गया,
पेड़ से फल कम हो गया, पानी की ज़रूरत हो, तो यहाँ एक जगह एग्रीकल्चर कर लिया, उपजाने के बाद यहाँ ये स्थान छोड़ देता था, फिर दूसरे स्थान पर जाता था, दूसरे स्थान पर एग्रीकल्चर करने के लिए तो फॉरेस्ट की फिर से कटाई करता था, फिर वहाँ से कुछ समस्या आया या शिकार की कमी हो गया, इसके बाद वहाँ से फिर से शिफ्ट हो जाता था। इसको झूम की खेती कहते हैं, जो घूम घूम कर खेती किया जाता था, और आदिवासियों में ये सब बहुत फेमस था उस समय के। उनमें से जो आदिवासी थे उनमें से कुछ समुदाय झूम की खेती करते थे। झूम की खेती जिसको घुमंतु खेती कहा जाता है, जो अभी देखे हैं। इस तरह की खेती अधिकांश जंगलों के छोटे मोटे भूखंडों पर की जाती थी। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ की ऊपरी हिस्सा काट देते थे और जमीन पर आग उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। उसके बाद वह घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली ज़मीन पर छिड़क देते थे। इस राख को में पोटाश होती थी, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वे कुल्हाड़ियों से पेड़ को काटते थे और कुदालों से ज़मीन की ऊपरी तरह को खुरचते थे। वे खेत को जोतने और बीज रोपने के बजाय उसे बस खेतों में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती है तो उसे काटकर वह दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे, जहाँ से उन्हें अभी फसल काटी है वह जगह कई सालों तक पड़ी रहती थी। तो घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत के पर्वतीय और जंगलीय पट्टियों में रहती थी। इन समुदायों की जिंदगी जंगलों में बैरक टोक आवाजाही फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों का इस्तेमाल करने पर आधारित थी। वे केवल इसी तरह से घुमंतु खेती कर सकते थे। कुछ शिकारी संग्राहक थे और कुछ संग्राहक थे। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करते थे और वन्य उत्पादों की इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले खोंड समुदाय इस तरह का समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियाँ बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उससे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों में से मिले फल चरे खाते थे और खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए बहुत सारी जंगली जड़ी बूटी का इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाज़ारों में बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े और चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पालस के फूलों की ज़रूरत होती थी तो वे खोंड समुदाय के लोग से ही कहते थे। इस समुदाय को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे इसके बारे में देखते। कई बार तो चीज़ों की अदला बदली से काम चल जाता था। वे अपने कीमती उत्पादों को के बदले ज़रूरत की चीज़ें लेते थे। कई बार उन्हें ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। उनमें से कई लोग आसपास के गांवों में नौकरी भी करते थे। कई बोझा ढोते थे, कई सड़क निर्माण कार्यों में नौकरी करता था। कई आदिवासी खेती में मजदूर करते थे। खेत में मजदूर जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो वे आदिवासी को मजदूरों के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत में बैगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती थी। मजदूर करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी। जो चीज़ें आपस में आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों से पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीज़ें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्ज देते थे, लेकिन उसका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी
गरीबी में धकेल दिया था, लिहाजा वे महाजन और व्यापारियों की बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे थे। थोड़ा सा आदिवासी के देख सकते, ये देख सकते बिहार की नक्शा है, बिहार से नीचे झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। यहाँ पर संथाल, मुंडा, उमराव जनजाति रहती थी। नीचे पराजा, बोंडा, कांडा, कोया, सोरो और खंड, ये सब थोड़ा आंध्र प्रदेश के साइड में हो गया, उड़ीसा साइड में। आंध्र प्रदेश में कोया, बांजरा, गोंड, तमिलनाडु में भी है, तो माला, एलूर केरल में आ गया, बंजारा जो महाराष्ट्र के साइड में आ गया, गुजरात के बन, गुर्जर, राठार, राजस्थान में भील हो गया, सहारिया हो गया राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में भोटिया हो गया, उसके ऊपर में है जो ये प्रदेश उत्तराखंड, उसमें बन, गुर्जर और गिड्डी हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए खासी जनजाति है जो मेघालय में, रिंगिया हो गया नीचे की ओर, नागा हो गया नागालैंड में, निसी अपटनी, ये सब जनजाति है पूरा भारत में जो फैले। शिकार का वक्त, बुआई का वक्त, नए खेत में जाने का वक्त, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। कुछ जानवर भी पालते थे, बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर भी जीवन चलाते थे। वे चरवाहे और जो मौसम के हिसाब से मवेशियाँ, भेड़ और रेबर लेकर यहाँ से वहाँ जाते रहते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती तो वे दूसरे इलाके में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले बन, गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लवारिया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्ली के गद्दी समुदाय के लोग गररिये थे और कश्मीर में के बकरवाल बकरियां पालते थे। अगले साल इतिहास के पाठ्यक्रम में ये सब उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। शिकार के वक्त, बुआई का वक्त और नए खेत में जाने का वक्त क्या था। स्रोत क्या है, कभी कभी बात पर ध्यान दिए होंगे कि आप सभी ने विभिन्न प्रकार के समाज में रहने वाले लोग की काम समय के बारे में समझदारी एक जैसा नहीं होते। विभिन्न क्षेत्र में रहने वाले घुमंतु आदिवासी और शिकारिया की जिंदगी खास कर्म मर्द औरत के बीच कामों में बंटवारा चलती है। ब्रिटिश मानव वैज्ञानिक बेरियर एलिवज ने 1930 से 1940 के दशक में कई साल मध्य भारत के बैगा और खोन समुदाय के बीच बिताए थे। एलिवन द्वारा लिखित निम्नलिखित अंशों को पढ़कर इस समय कर्म और कामों में बंटवारे के साझा समझा जा सकता है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग फिर भी एक बार पढ़ लीजिएगा। कुछ लोग एक जगह खेती करते थे, उस समय भी कुछ लोग एक जगह खेती करते। 19वीं सदी से पहले बहुत सारे जनजाति कबीले एक जगह टिककर खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने के बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे। धीरे धीरे उन्हें ज़मीन पर अधिकार भी मिलते जा रहा था। बहुत सारे समुदाय इन्हें छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह ज़मीन पूरे काबिलों की संपत्ति होती थी। कुछ के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर ज़मीन को साफ किया था, लिहाजा ज़मीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे। कुछ मुखिया बन जाते थे तो बाकी उनके अनुयायी होते थे। जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती करने के बजाय अक्सर अपनी ज़मीन बटाई पर दे देते थे। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहरकर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी संग्रह घुमंतु खेती करने वाले लोगों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। जंगल में रहने वाले जंगली और बार्बर माना जाता था। अंग्रेज़ों को लगता था कि उन्हें अस्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी है। इसके बाद देखते हैं औपनिवेशिक शासन से आदिवासी के जीवन पर क्या असर पड़ा था। ब्रिटिश शासन के दौरान
आदिवासी समूह का जीवन बदल गया था। आओ देखते हैं इसके बारे में, आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ था। अंग्रेज़ के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उसके पास औरत से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी। वे अपने इलाका में नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे जीवन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखिया के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए थे। उन्हें कई गांवों पर जमीन का मालिक काना तो मिल रहा था, लेकिन शासकीय शक्ति छिन गई थी। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा बनाए गए नियमों के मानने के लिए बाध्य कर दिया था। उन्होंने अंग्रेज़ों को नजराने देना पड़ता था और अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूहों के अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही। वे परंपरागत कामों करने के से लाचार हो गए थे। घुमंतु काश्तकार क्या हुआ? जो घुमंतु काश्तकार था उसका क्या हुआ? ऐसे समूह जो अंग्रेज़ों को काफ़ी परेशान थी, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासी एक समूह में एक जगह अस्थायी रूप से रहे और खेती करे, और अस्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों पर को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्हें जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्हें जमीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसान को भूस्वामी और दूसरे को पट्टेदार घोषित कर दिया गया। जैसे ही आप देख चुके हैं अध्याय 2 में, पट्टेदार अपने भूस्वामी पर का भाड़ा चुकाते थे। झूम काश्तकारों को अस्थायी रूप से बसाने की अंग्रेज़ की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो वहाँ लोग हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छे उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्य में झूम काश्तकार इस बात पर अड़ रहे थे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेज़ों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल का कुछ हिस्सों में घुमंतु खेती पर छूट दे दी थी। वन कानून और उनके प्रभाव देखते हैं। देखिए कि आदिवासी समूह के जीवन में जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः वन कानूनों में आए बदलावों से आदिवासी जीवन पर भी भारी असर पड़ा था। अंग्रेज़ों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया और कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। ऐसे जंगल जहाँ अंग्रेज़ों को ज़रूरत के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी, जंगलों को लोगों की स्वतंत्र रूप से घूमने और झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं को शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे, इसलिए उनमें से बहुत को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन एक जगह दूसरे इलाका में जाना पड़ा था। जैसे ही अंग्रेज ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई थी। समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से हो पाएगा। औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ निकाला था। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में ज़मीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वह खेती करने की भी छूट होगी, बशर्ते गांव में रहने वाले लोगों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग सस्ते श्रम आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए गए थे। कुछ यहाँ देखते हैं फिगर से। ये गुजरात के एक जंगल में खेती कर रही भील औरतें, यहाँ देख सकते पूर्वोत्तर में के निसी आदिवासी ये गांव में लट्ठे बनाते हैं। निसी आदिवासी ये पूर्वोत्तर में, ये तक ईंधन की लकड़ी ले जाते। संथाल की लड़की है जो 1946 में का चित्रण है।
थोड़ा सा चित्र और देख लेते हैं। यहाँ पर देख रहे किस तरह धान की खेती कर रहे लोग। अंग्रेज इस देश की जीना कठिन है, एक ये है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। बहुत सारे आदिवासी समूह ने औपनिवेशिकपन कानून का विरोध किया। उन्होंने नए नियम का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीके से चलते जिन्होंने सरकार गैर कानून घोषित कर चुकी थी, कई बार उन्हें खुलेआम बगावत भी कर दी। 1906 में सोंगक्रम और संगमा द्वारा असम में, 1930 में के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इस तरह के विरोध थे। उस समय व्यापारिक समस्या के बारे में ये देखते क्या क्या व्यापारिक समस्या थी। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजाति समूह ने पाया कि व्यापारिक और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे। वे वन उपज खरीदने और नकद कर्ज देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले हैं, यह समझने के लिए आदिवासियों को कुछ समय लगा। यह समझने के लिए आइए रेशम उत्पादन की स्थिति को देखते हैं। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोप के बाज़ारों में भारी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेज़ी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी की अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर दिया था। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्ज देते थे और उनके कृत्रिम कोषों से इकट्ठे कर लेते थे। 1000 कृत्रिम कोषों के लिए 3 से 4 रुपये मिलते थे। इसके बाद उन कृत्रिम कोषों को बर्धमान आ गया और बर्धमान या गया भेज दिया जाता था और जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। निर्यातक और रेशम उत्पादों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। रेशम उत्पादक को बहुत मामूली फायदा होता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। इसी वजह से चटाई बुनती एक जगह औरत बिहार में जो कोयला खदान में काम करते हुए काम की तलाश में आदिवासी के बारे में देखते हैं। काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिरी में सही चाय बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागानों और झारखंड के कोयले खदानों में काम करने वाले आदिवासी को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदार की मार्फत भर्ती किया जाता था। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम देते थे बल्कि उन्हें आपस घर भी लौटने नहीं देता था। नज़दीक से देखने पर 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूह ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों और नए करों और व्यापारिक महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत किए। 1831-32 में कोल आदिवासियों ने, 1855 में संथाल ने बगावत की। मध्य भारत में विस्तार विद्रोह 1910 ईस्वी में हुआ। 1940 में महाराष्ट्र में बरली विद्रोह हुआ। बिरसा जैसे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, इस तरह का विद्रोह हुआ था। थोड़ा सा बिरसा मुंडा के बारे में देखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। बिरसा का जन्म 1870 के दशक में मध्य में हुआ था। उनके पिता गरीब थे। बिरसा बचपन में भेड़ बकरियाँ चराते थे, बांसुरी बजाते थे, स्थानीय अखाड़ा में गाते नाचते बिता रहे थे। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहोंडा के आसपास जंगलों में हुई थी। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन से ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानियाँ सुन ली थी।
उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों के मुखिया का विद्रोह का आह्वान करते हुए देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब बिरसा लोग दीकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद थे। सरदारों की कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाए। वे खुद के इलाकों के मूल निवासी के वंशज मानते थे और अपनी ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोग याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे और जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला, वहां भी उन्हें यही सुना कि बिरसा मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है और वे अच्छे ईसाई बन जाए और अपनी खराब आदतें छोड़ दे तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ कुछ समय बिताया और उन्होंने जनेऊ धारण किया। शुद्धता व दया पर जोर देने लगे थे। अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए थे उन्हें वह काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने और आंदोलन था। उन्हें मुंडाओं को आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गाँव को साफ रखें, डायन व जादू टोना में विश्वास न करें और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों को भी लगातार विरोध किया था। वह उन्हें बाहर का ही मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें और अतीत कि एक ऐसे स्वर्ण युग जो सतयुग की चर्चा करते थे जहाँ मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे और कुदरती झरने का नियंत्रण करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे और काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे। वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर से अपनी जमीन और पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें और खेतों में काम करें। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन को राजनीतिक उद्देश्य से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरी, महाजनों, हिंदू भूस्वामी और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडा की सारी समस्याओं व कष्टों को स्रोत मानता था। अंग्रेज की भूनीतियाँ उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी महाजन उनकी जमीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया और 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया। दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सज़ा सुनाई। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव घूमने लगे और लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रकृति और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों जो दीकू यूरोपियों को तबाह कर दे। बिरसा के अनुयायी दीकू यूरोपीय सत्ता के प्रतीक का निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमला किए, महाजनों व जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोले। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। सन 1900 ईस्वी में बिरसा की हैजा से मृत्यु हो गई थी। आंदोलन ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन का 2 महीने महत्वपूर्ण था। पहला, इसमें औपनिवेशिक सरकार को ऐसा कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिसके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। दूसरा, इसे एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासक के विरुद्ध अपने गुस्सा को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम हैं
उन्हें अपने खास अंदाज में और अपनी खास रस्म और संघर्षों के प्रतीक के जरिए काम को अंजाम दिया। ये था दोस्तों चैप्टर नंबर 4। जल्दी चैप्टर नंबर 5 लेकर आएंगे। जुड़े रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।